हेलो एवरीवन। आज हम वायुमंडलीय आर्द्रता के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडलीय आर्द्रता वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ की भांति जल की भी तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, तरल और गैस। जल इन तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस रूप में इसे हिम, तरल अवस्था में जल और गैसीय अवस्था में जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। वायु में अन्य गैसों के साथ जलवाष्प भी विभिन्न मात्रा में पाया जाता है, जिसे वायुमंडलीय आर्द्रता कहा जाता है। जलवाष्प एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन पदार्थ है जो अदृश्य है। जब विशेष परिस्थिति में जलवाष्प की अवस्था में परिवर्तन होने पर वह तरल और ठोस अवस्था धारण करता है, तब उससे ओस, पाला, बादल, कोहरा या हिमवृष्टि आदि के रूपों में हम देख पाते हैं। वायुमंडलीय जलवाष्प के सर्वप्रमुख स्रोत पृथ्वी के 3/4 भाग पर फैले हुए महासागर हैं। इस विशाल जलराशि की सतह से वाष्पन की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल को निरंतर जलवाष्प प्राप्त होते रहते हैं। सतह की अपेक्षा सागरीय भागों पर वाष्पीकरण अधिक होता है। 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ अक्षांशों में महाद्वीपों पर सर्वाधिक वाष्पीकरण होता है, जबकि महासागरों पर सर्वाधिक वाष्पीकरण दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य देखे जाते हैं। महासागरों की अपेक्षा जलवाष्प की प्राप्ति अन्य स्रोतों से भी होती है जो वायुमंडलीय आर्द्रता को आपूर्ति करते हैं, जैसे लघु जलराशि, जैसे नदियां हैं, झीलें हैं, तालाब हैं। ये सब भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाते हैं, जिससे वायुमंडल को आर्द्रता प्राप्त होती रहती है। महासागरों की सतह पर निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। इस जल वाष्प को पवन महाद्वीपों के दूर प्रांतों तक पहुंचा देती है। इसके अतिरिक्त वायुमंडल में होने वाली संवहन, आरोहण और वायु विक्षोभ आदि प्रक्रियाओं से धरातल से काफ़ी ऊंचाई पर वायु की विभिन्न परतों में जलवाष्प का विसरण होता रहता है। वायुमंडलीय जलवाष्प का स्रोत मुख्यतः धरातल पर होने के कारण ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ ही वायु में जलवाष्प की मात्रा में कमी पाई जाती है। एक निश्चित तापमान पर 1 घन मीटर वायु जितने ग्राम जलवाष्प अवशोषित करती है, उसे वायु की आर्द्रता सामर्थ्य कहा जाता है। और जब किसी वायु में उसकी क्षमता के बराबर जलवाष्प आ जाए तो वह वायु संतृप्त वायु या सैचुरेटेड एयर कहा जाता है। वायुमंडलीय तापमान तथा उसकी आर्द्रता में डायरेक्ट रिलेशन होता है। वायु में किसी निश्चित समय पर जलवाष्प धारण करने की क्षमता उसके तापमान पर निर्भर करती है। अधिक गर्म वायु में अधिक नमी धारण करने की क्षमता होती है। वायुमंडल में जलवाष्प सदैव रहते हैं, किंतु उसके ताप परिवर्तन के कारण आर्द्रता का प्रतिशत घटता बढ़ता रहता है। जब किसी निश्चित ताप पर वायु में जलवाष्प की मात्रा वायु की क्षमता के अनुसार उपस्थित हो, तब ऐसी दिशा में वायु को संतृप्त कहते हैं। वायु 2 प्रकार से संतृप्त की जा सकती है। पहला, वायु के तापमान के स्थिर रहने पर उसमें जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि करके। दूसरा, जलवाष्प की मात्रा स्थिर रहने पर वायु के तापमान को कम करके। प्रकृति में वायु को अधिकतर दूसरे प्रकार से ही संतृप्त होने का अवसर मिलता है। जिस तापमान पर वायु संतृप्त हो जाती है, उस तापमान को ही उस वायु का औशांक बिंदु कहते हैं या ड्यू पॉइंट कहते हैं।
यदि वायु का तापमान उसके औष्णांक से कम हो जाता है तो अतिरिक्त जलवाष्प का संघनन होने लगता है। कभी कभी वायु में संघनन नाभिकों के अभाव में औष्णांक पर संघनन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती। ऐसी वायु जिसमें संघनन क्रिया का प्रारंभ औष्णांक से कई अंश नीचे तापमान पर होता है वह अति संतृप्त या सुपर सैचुरेटेड कहा जाता है। उसके बाद है आर्द्रता को प्रकट करने की कुछ विधियां होती हैं जो नीचे दी गई हैं, जैसे सापेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और निरपेक्ष आर्द्रता। सबसे पहले निरपेक्ष आर्द्रता या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निश्चित आयतन वाली वायु में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को वायु की निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। इस प्रकार के वायु के इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता ग्रेन घन फुट या ग्राम घन सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। वायु की जलवाष्प धारण करने की क्षमता उसके तापमान पर निर्भर करती है। तापमान के बढ़ने के साथ साथ वायु में जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। जैसे 10 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली कोई वायु अपने अंदर 11.4 ग्राम जलवाष्प प्रति घन मीटर धारण कर सकती है। यदि इस वायु का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो वही वायु 1 घन मीटर आयतन में 22.2 ग्राम आर्द्रता जलवाष्प रूप में धारण कर सकती है। उसके बाद है विशिष्ट आर्द्रता या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। वायु के इकाई सहनती तथा उसमें उपस्थित जलवाष्प की सहनती के अनुपात को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। या वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प की मात्रा को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। इसे ग्राम प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। इस विधि के द्वारा ग्राम किलोग्राम आर्द्र वायु में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को ग्राम में व्यक्त किया जाता है। यदि 1 किलोग्राम वायु में जलवाष्प की मात्रा 10 ग्राम है तो उसकी विशिष्ट आर्द्रता 10 ग्राम प्रति किलोग्राम होगी। वायु की विशिष्ट आर्द्रता उसके वाष्प दाब का समानुपाती तथा वायु दाब का विलोमानुपाती होती है। वायु के आयतन में वृद्धि या कमी का किसी विशिष्ट आर्द्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विश्व के अधिकांश भागों में विशिष्ट आर्द्रता ग्रीष्मकाल में अधिकतम तथा शीतकाल में न्यूनतम होती है। इन दोनों के अलावा एक वाटर मिक्सिंग रेशो होता है, द मास ऑफ वाटर वेपर कंपेयर टू द मास ऑफ द रेस्ट ऑफ द एयर पार्सल। मिक्सिंग रेशो शुष्क वायु के प्रति इकाई भार एवं उसके वाष्प भार के अनुपात को मिश्रित अनुपात कहते हैं। विशिष्ट आर्द्रता एवं मिश्रण अनुपात में बहुत थोड़ा ही अंतर पाया जाता है। प्रति किलोग्राम शुष्क वायु में उपस्थित जलवाष्प को ग्राम में व्यक्त किया जाता है। यदि 1 किलोग्राम शुष्क वायु में जलवाष्प की मात्रा 12 ग्राम है तो इस प्रकार वाष्प युक्त वायु का भार 1012 ग्राम होता है। उसके बाद है सापेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी। किसी निश्चित वायु दाब और तापमान पर
वायु के निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की वास्तविक मात्रा तथा उसी दाब एवं तापमान पर उसी आयतन की वायु को संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को उस वायु की सापेक्ष और अपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। या किसी वायु के वास्तविक वाष्प दाब तथा संतृप्त वाष्प दाब के अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। जैसे सापेक्ष आर्द्रता बराबर वायु दाब में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा बटे वायु को संतृप्त करने हेतु आवश्यक जल की मात्रा, या फिर वास्तविक वाष्प दाब डिवाइडेड बाय संतृप्त वाष्प दाब इंटू 100। सापेक्ष आर्द्रता के द्वारा वाष्पीकरण की मात्रा तथा दर निर्धारित होती है। सापेक्ष आर्द्रता तथा वाष्पन की तीव्रता में घनिष्ठ संबंध होने से वनस्पति और प्राणियों के शरीर से आर्द्रता तथा तापमान के विसर्जन की दर निर्धारित होती है। इस प्रकार सापेक्ष आर्द्रता जलवायु का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक है। जब वायु की सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है तो उस समय वायु संतृप्त होती है, और यदि सापेक्ष आर्द्रता 100% से नीचे होती है तो उस वायु को हम असंतृप्त वायु कहते हैं। विषुवत रेखा से करक और मकर रेखाओं के मध्य स्थित भूभागों में प्रत्येक अक्षांश रेखा पर शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में औसत सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। इसका मुख्य कारण शीतकाल में महाद्वीपों के तापमान में अत्यधिक कमी होना तथा महाद्वीपों के ऊपर की वायु की सापेक्ष आर्द्रता पर जल वाष्प की वास्तविक मात्रा की तुलना में तापमान का अधिक नियंत्रण होता है। सतलखंडों पर ग्रीष्म ऋतु में सापेक्ष आर्द्रता न्यूनतम तथा शीत ऋतु में अधिकतम होती है, किंतु इसके अपवाद के रूप में मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु में शीत ऋतु की अपेक्षा सापेक्ष आर्द्रता अधिक रहती है, क्योंकि इस समय समुद्र से वाष्प से भरी हुई हवाएं सतलखंडों की ओर चलती हैं। सापेक्ष आर्द्रता में दैनिक परिवर्तन भी होता रहता है। प्रातःकाल तापमान कम होने के कारण सापेक्ष आर्द्रता अधिक होती है, लेकिन इसके विपरीत अपराह्न में या दोपहर बाद तापमान ऊंचा होने के कारण सापेक्ष आर्द्रता में न्यूनता अंकित की जाती है। उसके बाद है संघनन व इसके रूप। संघनन जल के गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को संघनन कहा जाता है। वायुमंडल में संघनन होने के लिए अति सूक्ष्म नाभिकों का अधिक मात्रा में पाया जाना आवश्यक है, ताकि उनके इर्द गिर्द जलवाष्प जल के सूक्ष्म कणों में परिवर्तित हो सके। संघनन के लिए ऐसे नाभिकों का होना आवश्यक है जो जलग्राही हों। ऐसे जलग्राही नाभिक जो वायुमंडल में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, इनमें जैसे समुद्री लवण जिनमें सोडियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम क्लोराइड सम्मिलित हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जिसका ऑक्सीकरण होने से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, जो जल के साथ मिलकर गंधक का तेजाब बन जाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड विशेष रूप से नाइट्रिक ऑक्साइड है। समुद्रों के जल के द्वारा वायुमंडल में नमक के अति सूक्ष्म कण उपलब्ध होते रहते हैं। वायु द्वारा उड़ाए जाने पर ये कण महाद्वीपों पर पहुंच जाते हैं। कल कारखानों की चिमनियों से निकलता वह धुआं जो कोयला और खनिज तेल के जलने से निकलता है, वायुमंडल में जलग्राही नाभिकों की आपूर्ति करता है। वायुमंडल में संघनित जलवाष्प धरातल पर विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में वायु के शीतलन के कारण संघनित जलवाष्प ओस, पाला, कोरा
मेघ इत्यादि के रूप में हमें दिखाई देते हैं। इनमें सबसे पहले है ओस या ड्यू। प्रातःकाल घासों और छोटे छोटे पौधों की पत्तियों तथा फूलों की पंखुड़ियों पर पड़े हुए मोती के समान जल की नन्ही नन्ही बूंदों को ओस कहते हैं। ओस की एक मान्य परिभाषा जो धरातल के निकटवर्ती वायु में उपस्थित जल के प्रत्यक्ष संघनन के द्वारा, मुख्यतः रात्रिकालीन विकिरण द्वारा या शीतलीकृत अक्षैतिज तलों पर संचित जल की बूंदों को ओस कहते हैं। ओस पढ़ने के लिए कुछ दशाएं होना जरूरी है, जैसे स्वच्छ आकाश, जिसे दिन में वाष्पीकरण अधिक होने से वायु में आर्द्रता की मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन रात में स्वतंत्र विकिरण के कारण धरातल अधिक ठंडा हो सके। दूसरा, शांत वायु, जिसे उसे ठंडे धरातल के संपर्क में अधिक देर तक रहने का अवसर मिल सके, ताकि वायु का तापमान उषांक से नीचे जा सके। तीसरा, अधिक आर्द्र वायुमंडल से अधिक ओस पड़ती है। चौथा, शीतकालीन लंबी रातें विकिरण तथा चालन द्वारा वायु के शीतलन होने के लिए अधिक समय उपलब्ध कराती हैं, इसीलिए जाड़ों में अन्य ऋतुओं की अपेक्षा ओस अधिक पड़ती है। उसके बाद है तुषार अथवा पाला या फ्रोस्ट। कभी कभी धरातल पर स्थित पदार्थ जैसे घास, पत्तियां अथवा पौधों का तापमान हिमांक से नीचे गिर जाता है। ऐसी दशा में उन पर हिम के कण जम जाते हैं, जिसे तुषार या पाला कहते हैं। अनेक संवेदनशील फसलों के लिए पाला विनाशकारी या घातक सिद्ध होता है। जमी हुई ओस को तुषार कदापि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ओस और तुषार दोनों के निर्माण की विधि समान नहीं है, विधि लगभग समान है, किंतु अंतर ओस के लिए वस्तुओं का तापमान 0 अंश से ऊपर होना चाहिए, जबकि तुषार के लिए तापमान हिमांक से नीचे होना आवश्यक है। इतने नीचे तापमान पर जल वाष्प बिना द्रव की अवस्था में परिवर्तित हुए या जाएं, सीधे ठंडे पदार्थों पर सीधे ही हिम के रूप में संघनित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं, जैसे गैसियस फॉर्म से सीधा सॉलिड फॉर्म या फिर सॉलिड फॉर्म से सीधा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन कहलाता है। उसके बाद है कोहरा। कोहरा या फॉग। कोहरा संघनित जलवाष्प का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्वरूप होता है। इसकी उत्पत्ति धरातल के निकट जलवाष्प के संघनन होने से होती है। कोहरा वायुमंडल की पारदर्शिता कम कर देता है। धरातल से जो वायु संलग्न परतों में कोहरा उत्पन्न होने से लगता मानो चारों ओर धुआं छा गया है। मौसम के विभिन्न तत्वों में कोहरे का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान होने के कारण यहाँ कोहरे का मौसम के विभिन्न तत्वों में कोहरे का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। कोहरा ऐसी स्तरीय मेघ है जो धरातल के इतना निकट होता है कि उससे वायुमंडल की दृश्यता कम हो जाती है। वायुमंडल की दृश्यता जब 1 किलोमीटर से कम हो जाती है तो संघनित जलवाष्प के इस स्वरूप को कोहरा कहा जाता है। किंतु जब जलग्राही नाभिकों की कमी या अन्य कारणों से जल कणों की सघनता कम हो जाने से वायुमंडलीय दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक पाई जाती है, तो उसे धुंध या गीला धुंध या डंप हेज कहा जाता है। उसके बाद है कुआसा या धुंध या मिस्ट। कुआसा भी एक प्रकार का कोहरा होता है। अंतर केवल इतना होता है, इसमें दृश्यता कोहरे की अपेक्षा अधिक होती है। इसमें दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक तथा 2 किलोमीटर से कम होती है, जबकि कोहरा के समय 200 मीटर से अधिक दूर की वस्तुओं को देख पाना कठिन हो जाता है। थैंक यू।